हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कराने जा रहा हूँ। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए हैं गर्मी के मौसम में। उनके चाचा क्या हैं, एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने वहाँ पे जाके देखा, खेत में गए और खेत में जाके कुछ औजार देखे। और कौन कौन से औजार देखे? खुरपी, दराती, बेलचा और हल, इनको देखा। तो इसमें वो जो है वो जानना चाहता है कि जो इन औजारों का उपयोग कैसे और कहाँ पे किया जाता है। तो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो जितने भी सजीव होते हैं उनको भोजन की ज़रूरत होती है और पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो आपने पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं? हरे पौधे खाना बनाते हैं। और मनुष्य के साथ सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत आखिर है क्या? हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? क्या जरूरत है हमें खाना खाने की? सजीव भोजन से प्राप्त क्या करते हैं? ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी मनुष्य हैं बच्चों, उनको क्या, अगर वो भोजन नहीं खाएंगे तो उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी। उनकी जो जैविक प्रक्रिया हैं जैसे श्वसन, ठीक है, पाचन, उत्सर्जन, ये नहीं होगा। तो इस सब जैविक प्रक्रिया के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, जिससे उनको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। हम अपना भोजन पौधों तथा जंतु दोनों से ही प्राप्त होता है हमें, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन कैसे उपलब्ध कराते हैं? आप देखिए, हमारे देश में कई सारे लोग हैं, अब इन सबको भोजन कैसे मिलता है? तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतने सारे लोग हैं, इनको भोजन प्रदान करने के लिए इनका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब उसका उत्पादन किस तरीके से करते हैं? तो वही है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्या है? कृषि पद्धति। इससे पहले बॉक्स में देख लेते हैं। हमें बॉक्स में दिया हुआ कि जो कृषि की शुरुआत आखिर कैसे हुई। लगभग 10,000 साल पहले बच्चों, मनुष्य कैसे थे? घुमंतू थे, एक जगह से दूसरी ओर घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में एक जगह पर रहते थे। जहाँ भोजन मिल गया वहाँ पे रहने लगते थे, फिर अगर वहाँ से खत्म हो तो फिर दूसरी जगह चले जाते थे। इस तरह से वो समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल सब्जी खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी शुरू किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को भी उत्पादन किया और इस प्रकार कृषि का क्या हुई? शुरुआत हुई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ये है कि आखिर फसल जो है, हम फसल कहते किसे हैं? जब हम किसी जगह पे एक ही प्रकार के पौधे अनेक मात्रा में उगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फसल कहते हैं। जैसे कि मान लो हम क्या है, गेहूं के पौधे उगा रहे हैं, एक जगह पे सिर्फ गेहूं के पौधे हमने क्या कर दिए? उगा दिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे ही हम फसल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही प्रकार के पौधे हैं और वो कौन से हैं? गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग तरीके की फसलें होती हैं। सब्जी भी उगाई जाती है, फल भी होती हैं। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण भी करते हैं कि कोई, जैसे ठंड के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है, गर्मी के मौसम में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। इसको क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया, डिवाइड किया गया है। भारत क्या एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी चीज़ों की जरूरत होती है। एक दूसरे से दूसरे क्षेत्र से क्या होती है? बिल्कुल अलग होती है भारत के अंदर। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं और इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में ही बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं? पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल।
अब वह फसल जिन्हें बारिश के मौसम में उगाते हैं बच्चों, उन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। अब भारत में वर्षा ऋतु में कब से कब तक होती है? जून से सितंबर तक होती है। और इस टाइम में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। रबी फसल कौन सी होती है? जो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। और शीत ऋतु बच्चों कब से कब तक होता है? अक्टूबर से मार्च तक होता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से? जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ठीक है, ये सब क्या है? रबी फसल के उदाहरण हैं। अब इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं, ठीक है। अब आधारिक फसल पद्धति क्या है? फसल उगाने के लिए किसान को कई अनेक काम करने पड़ते हैं। सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, समय के अनुसार करने पड़ते हैं, एक एक करके। हम देखेंगे कि ये क्रियाकलाप कुछ प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कृषि पद्धतियाँ हैं जो आगे दे रखी हैं। अब वो क्या क्या करता है? सबसे पहले वो मिट्टी तैयार करता है, फिर इसके बाद बुआई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं? उसके अंदर खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, फिर हम उसकी सिंचाई करते हैं, फिर हम सिंचाई करने के बाद खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर फसल की कटाई करते हैं और फिर क्या करते हैं? हम इसको स्टोर यानी कि भंडारण करके रख देते हैं। तो हम इन्हीं स्टेप्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है? मिट्टी तैयार करना। अब बच्चों फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना सबसे पहला चरण होता है। मिट्टी को पलटा जाता है, पोला बनाया जाता है, कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ भूमि में गहराई तक पहुंच जाती है, जहां हम क्या करते हैं? मिट्टी को पलटते हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर पाती है। और पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों की सरलता से शोषण करने में सहायक है? पोली मिट्टी में क्या होता है? केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं? फसल की वृद्धि में हेल्प करते हैं। और ये जीव किसानों के क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं ये केंचुए और सूक्ष्म जीव, क्योंकि मिट्टी को पलटकर पोला तैयार करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। और मिट्टी को पलटने और पोला तैयार करना जरूरी होता है। मिट्टी में खनिज भी होते हैं, जल, वायु, कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिट्टी में निरुक्त होते हैं और ये पोषक क्या करते हैं? पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में हेल्प करते हैं। इसे उलटने और पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला तैयार करने की एक प्रक्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं, ठीक है। जो खेतों में किसान सबसे पहले मिट्टी को उलटते हैं, पलटते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जुताई कहते हैं। अब जुताई करते कैसे हैं? हल के द्वारा क्या की जाती है? खेतों में जुताई की जाती है। अब हल लकड़ी का भी होता है, लोहे के भी बने हुए होते हैं। यदि मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई है तो जुताई से पहले हम क्या करते हैं? उसमें पानी डालते हैं ताकि मिट्टी थोड़ी नमी आ जाए मिट्टी के अंदर। जुटी हुई खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है, ठीक है। पीछे क्या लगा होता है? एक पाटल लगा हुआ होता है। बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर खेत समतल नहीं होगा तो बुआई सिंचाई में दिक्कत आएगी और ये कार्य पाटल के द्वारा ही होता है। कभी कभी जुताई से पहले क्या की जाती है? खाद दी जाती है मिट्टी में। ऐसे जुताई के समय खाद मिट्टी से भली भांति अच्छे से मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दे दिया जाता है। अब इसको करने के लिए कुछ कृषि औजार हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को अच्छे भुरभुरा बनाया जाता है। अनेक औजारों से इसको किया जाता है, जैसे हल, कुड़हाली, कल्टीवेटर इस कार्य में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हल क्या है? प्राचीन काल में ही हल का उपयोग होता था। जुताई, उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता था।
ये औजार क्या है, लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों के जोड़ों तथा अन्य पशु की सहायता से खींचा जाता है। देखिए ये रहा, ये बना हुआ देखिए लकड़ी के जोड़े से, और जो बैलों के यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ देख पा रहे हैं आप। जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे पर जोट के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब लोहे के जो हल है इनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो देसी लकड़ी का हल होता है ये इसकी जगह। अब कुल्हाड़ी एक सरल औजार है दूसरा, ठीक है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी में को पोला तैयार करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट, देखिए आप देख पा रहे हैं ये रही कुल्हाड़ी लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। आप देखिए ये रही, ये हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, ये रहा जिसे पकड़ते हैं हम, ये छड़ है ये, और ये रही प्लेट। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, ये रहा। नेक्स्ट आता है आपका कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है कल्टीवेटर से। देखिए ये रहा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा ये आता है बुआई। ये कल्टीवेटर है। हम बुआई के बारे में जानते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। सबसे पहले उन्हीं बीजों को यूज करते हैं जिनसे अच्छी उपज होती है। अब बीजों का चयन वो करते कैसे हैं। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज को एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैर रहे हैं। ठीक है, तो बीजों की क्वालिटी चेक करने का एक तरीका है ये। कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं क्यों? जो पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के होते हैं, ये बाहरी होते हैं जो पानी में बैठ गए। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं। जो बेकार बीज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अंदर से खोखले। इसी कारण से वो हल्के होते हैं तो ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीज को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये अच्छी विधि है कि अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो हमें पता चल जाता है कि कौन से बीज अच्छे हैं और कौन से बीज बेकार हैं। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना जरूरी है। अब बीज बोने के औजार कौन कौन से, जैसे पारंपरिक औजार। पारंपरिक रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, जो आपको चित्र में दिखाया गया। देखिए ये रहा देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कीप के आकार का। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप को गुजरते हैं, से गुजरते हुए जाते हैं और इस सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। देखिए ये कीप। सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर के द्वारा संचालित सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है और ये सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। देखिए ये सीड ड्रिल। अब पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच ऊंची दूरी होनी जरूरी है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा भी दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, खाद एवं उर्वरक को मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद कहते हैं या उर्वरक कहते हैं।
अब मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है और ये पोषक पौधों को वृद्धि के लिए भी जरूरी होती है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता है और खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में भी कुछ पोषक की कमी आ जाती है, ठीक है। और इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान क्या करता है, खेतों में खाद डालने लगते हैं। ये प्रोग्राम खाद देना कहलाता है। अब अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या हो जाते हैं, कमजोर। अगर हम कम खाद देंगे, प्रॉपर मात्रा में, अगर हम सही मात्रा में खाद नहीं देंगे तो पौधे कैसे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं बच्चों। खाद एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि पौधे और जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं। देखिए खाद के बारे में लिखा है, किसान कहते हैं जो पादप होते हैं ना, और ये कोई भी वेस्टेज है उनको एक गड्ढे में डाल देते हैं और इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं, धीरे धीरे नष्ट होने के लिए। और अपघटन कौन करते हैं, उसको धीरे धीरे नष्ट कौन करते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो उनको नष्ट करते हैं। और अपघटित पदार्थ खाद के रूप में कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बदल जाता है, जिसका यूज़ कर लेते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग केंचुए के द्वारा खाद तैयार करने के लिए होती है, ठीक है। इसके बाद उर्वरक क्या है, ठीक है। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो विशेष पोषकों से भरा हुआ होता है। ये खाद से थोड़ा सा अलग होते हैं। उर्वरक का उत्पादन बच्चों फैक्ट्रियों में किया जाता है। अब इसके उदाहरण जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, ये क्या है, उर्वरक के उदाहरण है। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों को अच्छी तरह उगाने में हेल्प मिलती है। परंतु उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में भी कमी आती है और ये जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अतः दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए क्या है, बिना कुछ उगाए छोड़ भी देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी की गठन एवं जल अवशोषित क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषक की प्रतिपूर्ति हो जाती है। अब मिट्टी में पोषक की प्रतिपूर्ति करने तरीका है फसल चक्रण। अब फसल चक्रण क्या होता है बच्चों, ये एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल उगाना, वो फसल चक्रण कहलाता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते हैं, तब तक फिर दूसरे ऋतु में गेहूँ उगाते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ण हो जाता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। आपने पिछली कक्षाओं में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथि में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। इसके बाद बच्चों इन दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। देखिए उर्वरक मानव के द्वारा बनाई जाती है और है ना फैक्ट्री में, और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों से बनाई जाती है, इनके विघटन करके फैक्ट्री में किया जाता है इनका, और ये खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, खाद से ह्यूमस मिल जाती है। ह्यूमस मतलब कि मिट्टी के अंदर जो थोड़ी सी नमी होती है वो। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये सब अधिक मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब खाद के फायदा क्या है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। इसका कारण ये कई बार एग्जाम में आया बच्चों, ठीक है। खाद के लाभ, इसके मिट्टी की जलधार क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सांद्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में आपको मैं यहीं तक कराता हूँ। इसके पार्ट 2 में मैं आपको सिंचाई से आगे का कराऊंगा टॉपिक। आई होप आपको आज के जो भी मैंने टॉपिक कराए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।